Hello viewers, I welcome you all to my own YouTube channel. Today we will discuss about isomerism. Okay, actually this is a very important topic. Many of the questions comes from isomerism. Now we will see isomerism. Okay, so the video will be much longer. Please be patient and see the whole video, and I'm sure that this video will solve your maximum problems. Okay, now आइसोमेरिज्म इसे क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं दो टाइप में। एक है आपका जनरल आइसोमेरिज्म और दूसरा हो गया आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, नाउ इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है आइसोमेरिज्म में? जनरल में तो पढ़ना पड़ेगा अभी आपका जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म। नंबर 2 पोजिशनल, नंबर 3 फंक्शनल, नंबर 4 मेटामरिज्म, number 5 it is tautomerism. You should see the video very carefully. Actually in this video every information will be given about your isomerism. So वीडियो को आखिर तक देखना और थोड़ा सा पेशेंस रख के देखना, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अभी यहाँ पे आप देखेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपका देखना पड़ेगा सिस्ट्रांस, इजेड देखना पड़ेगा, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा एस सिस, एस ट्रांस, एंडो एक्सो देखना पड़ेगा। ओके, सो ये सब आपको देखना पड़ेगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। और यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको देखना पड़ेगा एनांशियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स, मेसोकम्पाउंड, और इसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा एट्रोइज्मरिज्म इज स्टार। ये आपका स्टार टॉपिक है। और आपको और दूसरा भी चीज देखना पड़ेगा कॉन्फर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें आपको और देखना पड़ेगा बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी, उसके बाद देखना पड़ेगा कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स, फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड फ्लाइंग वेज। ये पूरा टॉपिक कवर करने के बाद आपका आइसोमेरिज्म जो है वो आपका खत्म होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। ट्राई करूंगा कि एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो पहले देखते हैं। आपका पहले का जो एग्जांपल है उसको तो इजी है, चेन आइसोमेरिज्म। आपका टॉटोमेरिज्म से बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। CH3 CH2 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 CH3, ये होगा आपका एन पेंटेन। ओके, अभी आप देखिए इसमें एक लीनियर चेन है। अभी इसे देखिए, इसमें भी कार्बन नंबर जो है 1 2 3 4 5 C5, इसमें है 3 2 5 2 7 2 9 3 12 H12, इसमें भी C5 H12 है।
और अभी अभी इसको भी देख सकते हैं, CH3 यहाँ पे CH, यहाँ पे है आपका CH3, CH2, CH3, ये भी आपका C5H12 है। तो ये तीनों जो हो गए, ये तीनों आइसोमर है, क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, सिर्फ चेन में जो है उसका डिफरेंस है। तो ये हो गया आपका चेन आइसोमरिज्म। इसको बोलते हैं एन पेंटेन, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। सो ये हो गया आपका चेन आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल। मैं टोटोमरिज्म को ज्यादा से ज्यादा इलाबोरेट करूंगा, और जो जरूरी चीजें हैं उसको ज्यादा से ज्यादा इलाबोरेट करूंगा। आप पेशेंस रख के देखिए। ओके, ये है आपका चेन आइसोमरिज्म। दूसरा जो आपका हो गया वो भी इजी है, अभी आप देख सकते हैं, उसका है आपका पोजिशनल आइसोमरिज्म। ये भी सिंपल है। इसका भी एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 CH2 Br, इसका हो गया आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन। और ये जो हो गया CH3, ये हो गया आपका Br H सिंगल बॉन्ड CH3 2 ब्रोमोप्रोपेन। ओके, इसका एक एक और भी एग्जांपल देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, इसको देखिए, इसका जो ये दोनों कंपाउंड जो है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन आपका यहाँ पे जो उसका पोजीशन है क्लोरीन का, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपका नोमेनक्लेचर करने जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, 2 क्लोरोसाइक्लोहेक्सानोन, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 3 क्लोरोसाइक्लोहेक्सानोन। ओके, सो ये हो गया आपका पोजिशनल आइसोमरिज्म। सिर्फ पोजीशन वेरी करेगा उसमें, और कुछ बात नहीं है, सिंपल है। तो उसके बाद देखते हैं हम अपना फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल भी इजी है। फंक्शनल आइसोमरिज्म, इसमें फंक्शनल ग्रुप का चेंज होता है। अभी देखिए, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ आपके यहाँ पर। ये जो सब लोग जो एग्जांपल देते हैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ। CH3O CH3 सिंपल एग्जांपल है, उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी देखेंगे। तो इसका नाम हो गया आपका डाई मिथाइल ईथर। ओके, बिकॉज ये आपका ऑक्सीजन है यहाँ पे, इसका नाम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मिथॉक्सी मीथेन। ओके, इसका जो फंक्शनल आइसोमरिज्म है, आइसोमर है CH3CH2OH। इसको देखिए, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, मोलिकुलर फॉर्मूला C2, 6 हाइड्रोजन H6, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है O। यहाँ पे देखिए 3 2 5, एक 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है O। तो ये आपका हो गया इथेनॉल। तो ये देखिए, इसमें इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है ये है आपका ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे देखिए आपका अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें इसको बोलते हैं आपका फंक्शनल आइसोमरिज्म। और भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें देखिए, ये इसका नाम है एसीटोन, और हो गया आपका 2 प्रोपानोन। इसका जो फंक्शनल आइसोमर है आप यहाँ पे देखिए, CH3 CH2 CHO। इसमें देखिए कार्बन नंबर जो है यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी आप इसका कार्बन नंबर क्या है, C3 है। इसमें कार्बन नंबर देखिए H6 है, इसमें भी O है। तो ये आपका हो गया प्रोपानेल। तो ये दोनों भी आपका फंक्शनल आइसोमर है। और एक देखिए आप, CH3 CH2 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 COOH। ओके, अभी यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CH2
C डबल बॉन्ड O C2H5। कार्बन नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन नंबर्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन नंबर्स आर प्रेजेंट। सो दे आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स बिकॉज यहाँ पे देखिए एक COOH ग्रुप है, इसको एसिड ग्रुप बोलते हैं। एसिड, इस यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसको बोलते हैं एस्टर। तो ये जो एसिड और आपका एस्टर है, ये भी आपका एक फंक्शनल आइसोमरिज्म का एग्जांपल है। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, फंक्शनल आइसोमरिज्म में डाइमिथाइल ईथर और इथेनॉल फंक्शनल ग्रुप का चेंज है। यहाँ पे देखिए एसीटोन और प्रोपानॉल के भी बीच में भी यही प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए C3H6O, बट फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एसिड है, एक एस्टर है, उसका भी आपका आइसोमर, उसका भी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो उसको भी आइसोमरिज्म बोलते हैं आइसोमर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं मेटामरिज्म में। ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो गया अभी आपका, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अभी आपका आइसोमरिज्म। देखिए मेटामरिज्म, तो मेटामरिज्म के लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक नहीं बहुत सारा एग्जांपल दूंगा अभी। अब देखिए CH3 CH2O CH2 CH3, दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल गिवन फॉर मेटामरिज्म। ओके, सो इसका नाम हो गया आपका डाई इथाइल ईथर, और आप इसको आईयूपीएसी में भी लिख सकते हैं इथॉक्सी इथेन। तो ये हो गया आपका एक कंपाउंड हो गया इथर। अभी देखिए यहाँ पे इस CH3O CH2 आप देखिए यहाँ पे, इसको देखेंगे तो पता चलेगा ये इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। इसमें होता है आपका C4H10O। ओके, इसमें भी आपका C4H10O है। अभी क्या हुआ, इसका नाम हो गया मिथाइल प्रोपाइल ईथर, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक प्रोपाइल ग्रुप है, तो बीच में एक ऑक्सीजन है इसमें, इसलिए इसका नाम हो गया इथर। इसको मिथाइल प्रोपाइल इथर बुलाते हैं। ओके, तो इसका भी आप आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मिथॉक्सी और 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो ये हो गया आपका आईयूपीएसी का नाम। तो आप देखिए इनका जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है। अब एक दूसरा वाला एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, मेटामरिज्म एस्टर में भी हो सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स है उनको एक गलत जो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अभी गलत इंफॉर्मेशन मिलने से क्या होता है, वो लोग समझते हैं सिर्फ ईथर में ही मेटामरिज्म होता है, एस्टर में भी होता है मेटामरिज्म, और एमीन में भी होता है। अभी देखते हैं इसका एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका OC2H5। ठीक है, यह है आपका एक कंपाउंड। इसका आईयूपीसी में लिख लेता हूँ यहाँ पे। मैंने आईयूपीसी में के बारे में एक वीडियो डाल दिया था, मैं आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको इसको इसमें प्रॉब्लम होगा, तो आप पहले वो वीडियो देख लेना आईयूपीएसी का। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है इथाइल इथाइल 1 2 3 4 ब्यूटानोएट। ओके, इथाइल ब्यूटानोएट हो गया इसका नाम। अभी देखिए ये स्ट्रक्चर CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O O CH3, ये देखिए आपका, इसमें भी देखिए इसमें देखिए वो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है C6। इसमें देखिए 3 2 5 2 7 2 9 सॉरी 12 हाइड्रोजन्स है, 12 हाइड्रोजन्स और 2 ऑक्सीजन है। इसमें भी देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 C6। इसमें भी आपको देखिए H12 है और O है आपका 2। तो इसका जो आईयूपीसी है ये डिफरेंट है, इसका नाम होगा आपका मिथाइल। ओके, मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटानोएट, पेंटानोएट। ओके, आप देखिए इन दोनों का जो आपका ओरिएंटेशन है वो सिमेट्रिकल नहीं है, वो एसिमेट्रिकल है। तो उनका ओरिएंटेशन जो डिफरेंट है, इसीलिए उन लोगों को मेटामर भी बुला सकते हैं आप। अभी आप एक तीसरा वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है, ये देखिए आपका यहाँ पे एक नाइट्रोजन है। ओके, समझ लीजिए यहाँ पे एक
बेंजीन रिंग है। अभी देखिए इसमें क्या होता है, CH2 CH3 है, और इसमें हो गया आपका समझिए CH3 और सॉरी CH2 CH3 हो गया। ओके, अभी क्या है, एक दूसरा वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे एक CH3 है और इसमें एक CH2 CH2 CH3 है। ओके, इसका नाम हो गया आपका एन प्रोपाइल, NIJKLMNOP, एम पहले आएगा, एन मिथाइल, एन प्रोपाइल, एनिलीन, और इसका हो गया एन डाई इथाइल एनिलीन। तो देखिए एमीन में यहाँ पे एक नाइट्रोजन के एक बॉन्ड में आपका एक इथाइल ग्रुप था, दूसरे में भी एक इथाइल ग्रुप था, अभी एक में हो गया मिथाइल और इस एक में हो गया आपका प्रोपाइल। तो ये है आपका जो है मेटामरिज्म का एग्जांपल है। इस पे भी देखिए आपका ओरिएंटेशन से डिफरेंट है। तो ये हो गया आपका मेटामरिज्म। तो अभी जो आप हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है आपका टोटामरिज्म। एक्चुअली दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट and a number of questions comes from this topic. Actually we should see this carefully. Okay, now we will see about टोटामरिज्म। टोटोमरिज्म, अभी टोटोमरिज्म के बारे में एक रूमर है जो स्टूडेंट समझते हैं कि सिर्फ कीटोइनॉल टोटामरिज्म ही हो सकता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इसमें इमीन नाइट्राइल टोटामरिज्म भी हो सकता है, और भी बहुत कुछ है। अभी हम लोग देखेंगे एक के बाद एक, तो समझ में आएगा। तो मैं बताता जाऊंगा, आप लिखते जाना, यहाँ पे थोड़ा सा नोट करने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए टोटामरिज्म के लिए मैंने जो सिंपल कंपाउंड लिया है, इसको देखिए आप, इसको बोलते हैं एसीटोन। ये एसीटोन जो है वो नेल पॉलिश रिमूवर में यूज होता है। तो ये है आपका एसीटोन। इसमें हम लोग टोटामरिज्म करेंगे तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। क्या क्राइटेरिया है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। उसके साथ में एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ओके, दिस इज द रीजन, sorry, this is the criteria. Actually what happens, this is a keto group, this is a keto group. Now what happens, you see here CH3 C double bond O, single bond CH2, here is a hydrogen. What happens now, whenever this bond goes to here, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इंक्रीजेस। यहाँ पे आपका कार्बन का जो है वैलेंसी इंक्रीज हो जाता है, 5 हो जाता है। 1 2 3 4 पहले था, अभी एक बॉन्ड आके, ये बॉन्ड मींस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो कार्बन का वैलेंसी, इसका वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 2 बॉन्ड है, एक है सिग्मा बॉन्ड, एक है पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड है वो उसको शिफ्ट करके मैं ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। अभी इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो जाके इसका H+ जो है इसको लेके आ जाएगा। तो अभी क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर का जो एनालिसिस है, आप देखिए CH3 COH डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो गया आपका CH2, तो ये हो गया आपका इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म हो गया, जो इनॉल फॉर्म है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। अभी एक देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए आप, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये मान के चलिए। देखिए ये है आपका EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन है। अभी देखिए क्या होता है, इसको जरा देखना पड़ेगा आपको। इसका जो बॉन्ड है वो बॉन्ड निकल के यहाँ पे चला गया। कार्बन का वैलेंसी कितना था? 1 2 3 4 था, अभी यहाँ पे 5 हो गया। ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड निकल के नाइट्रोजन के ऊपर चला गया, ये जाके आपका H+ लेके आया। तो जो स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखिए आप, ये हो गया आपका रिंग, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, अभी नया बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड हो गया। अभी यहाँ पे कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, NH इमीन हो गया यहाँ पे। तो ये था नाइट्राइल, ये हो गया आपका इमीन। ओके, तो ये है आपका इमीन टू नाइट्राइल टोटामरिज्म। हम लोग बहुत सारा एग्जांपल देखेंगे अभी, उसके बाद देखते हैं
एक दूसरा वाला एग्जांपल लेते हैं, साइक्लोहेक्सानोन। अभी क्या होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, देखिए ये बॉन्ड निकल के यहाँ पे चला जाता है, तो जो यहाँ पे कार्बन का जो वैलेंसी है वो निकल के बढ़ के 5 हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए बॉन्ड मूव करके ऊपर चला जाएगा, ये जाके आपका H+ लेके आया। सो ये जो स्ट्रक्चर हो गया आपका डबल बॉन्ड, इसमें ऊपर हो गया आपका OH, ये है आपका इनोल फॉर्म, ये है आपका कीटो फॉर्म। सो ये हो गया आपका कीटो इनोल टोटामरिज्म। अब एक दूसरा वाला एग्जांपल देखिए, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि which one which which form of the following compound is more found in the कीटोइनॉल इक्विलिब्रियम। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन का टाइप जो है। अब देखिए यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, अभी देखिए आपको पूछा है कि इसका जो कीटो फॉर्म है और इनोल फॉर्म है, इसमें कौन सा वाला स्टेबल है, कौन सा वाला ज्यादा होगा आपका। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। मैंने कैसे समझा इसको अनस्टेबल है, देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है आपको क्या करना है, टोटामरिज्म करके देखना है। अभी देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है EWG, EWG है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। लेकिन आपको समझना ये है, जो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ में नहीं है वही आपका टोटामरिज्म में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड निकलेगा, बॉन्ड जो प्रोड्यूस होगा, इसके लिए कार्बन का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, H+ लेके आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा ये इसका हो गया फेनॉल। ये जो कंपाउंड है बहुत स्टेबल है, और दूसरा बात है ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक। अभी यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से लेने से देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इसको अंदर डालेंगे, ये यहाँ के ले इसको लेके जाएंगे और H+ लेके आएंगे, तो जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा ये हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो आपका दो डबल बॉन्ड है, सॉरी स्क्रीन शेयर थोड़ा सा ऑफ हो गया, ओके। यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस, ओके ओके, एक मिनट। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए, ये दो डबल बॉन्ड जो है ये एक के बाद एक हो गया, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड। इसका जो है बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, तो 180 डिग्री होने से इसका रिंग जो है वो टूट जाएगा, रिंग विल अंडरगो द रप्चर। दैट्स व्हाई आपका जो हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आप अभी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा वो एरोमेटिक होगा। आपको ये समझना है, एरोमेटिक कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, so the tendency to produce aromatic compounds during the ketoenol tautomerism is higher। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अभी आप इसका एक क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन का आंसर आपको निकल के आ जाएगा। ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है, बी इज वेरी हाईली स्टेबल अबव फ्रॉम ए, दैट्स व्हाई इसका जो कीटोइनल फॉर्म में इनॉल विल प्रिवेल, इनॉल विल प्रिवेल, ओके, इनॉल विल प्रिवेल। सो आपको कीटोइनल टोटामरिज्म में इनॉल फॉर्म इसका ज्यादा मिलेगा। इसका एक दूसरा वाला एग्जांपल करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे CH3 CH2, ठीक है इसको लेके चलते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2,
यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 है। ओके, डाइकीटोन है इसका, क्लास का कंपाउंड है डाइकीटोन। अभी आपको पूछा कि इक्विलिब्रियम में कीटो ज्यादा होगा और एनॉल ज्यादा होगा। ओके, which one will be in the maximum content in the equilibrium? Now एक इसको आपको देखना पड़ेगा। ये जो है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं आपका इफेक्ट एक्टिव मिथिलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं इसको। अभी टोटामरिज्म करके देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C हाइड्रोजन हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो गया आपका CH3। आपको ये जानना होगा एक्टिव मिथिलिन ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो हाईली एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है, इसको आपको जानना पड़ेगा। इसमें एक फैक्ट भी है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचते हैं ना, इसलिए इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगा, तो हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हो जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं हाईली एसिडिक इन नेचर। हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होते हैं। सो इसीलिए यहाँ से मैंने हाइड्रोजन पिक किया टोटामरिज्म करने के लिए। मेरे पास यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, लेकिन मैंने यहाँ से क्यों पिक किया? ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट the acidic hydrogen, the most acidic hydrogens, ये आपका टोटामरिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। the most acidic hydrogens easily undergo टोटोमरिज्म। ओके, तो यहाँ पे टोटामरिज्म करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे बॉन्ड जो है यहाँ पे इस साइड पे नहीं होगा, सॉरी इस साइड में करके देखते हैं, यहाँ पे होगा। इसके लिए भी एक थोड़ा एक एक्सप्लेनेशन है, अभी वो बताना चाहूंगा, तो ये वीडियो यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्या है, ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि क्या हुआ, इस जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे निकल के आया, तो कार्बन का जो बैलेंस है वो वर्क हो गया 5, विच इज नॉट पॉसिबल। बॉन्ड निकल के यहाँ पे चला जाएगा, वो जाके इसका H+ लेके आएगा। तो स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर देखिए आप, स्ट्रक्चर देखने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो गया CH, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो गया O, इसमें हो गया H, ये हो गया CH3। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो इनोल का जो स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से देखिए। ये जो ऑक्सीजन के ऊपर एक डेल्टा माइनस चार्ज होगा, इसके ऊपर एक डेल्टा प्लस चार्ज होगा। अब ये डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस में एक इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग निकल के आएगा, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन। ओके, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे निकल के आएगा। अब इसका क्या मतलब है? ये बॉन्डिंग होने से क्या होता है? ये बॉन्डिंग होने से एक देखिए आप, ये साइक्लिक हो गया, देखिए यहाँ पे साइक्लिक हो गया, साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड का जो है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, इसके लिए भी एक रीजन है। इसको मैं यहाँ पे फैक्ट लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। साइक्लिक कंपाउंड्स suffers less vibration and they have lower entropy and lower potential energy, lower PE, potential energy. That's why this is stable. So that you will get the enol in a higher content than the keto form in the keto enol equilibrium. So ये हो गया आपका एक दूसरा क्वेश्चन, ये जो IIT में क्वेश्चन आता है। अभी देखिए उसका नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन है। अब देखिए इसको, आपको बोला ये जो कंपाउंड है इसका which form is in the maximum content in the equilibrium। तो इसको आपको देखना है, पहले टोटामरिज्म करके देखते हैं। सो ये हो गया, इसको अंदर डाला, दिस वन, तो स्ट्रक्चर हो गया ऐसा आपका।
this is highly, very highly unstable in nature, very highly unstable in nature. इसको क्या हुआ, इसको क्यों अनस्टेबल है, इसका जो जो एक्सप्लेनेशन है, दिस ये आप अभी याद कर लीजिएगा। मैं एक एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी के ऊपर एक वीडियो डालूंगा, उसमें आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, खाता कॉपी पे लिख लीजिए, कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि इसका जो आपका 4n का रूल सेटिस्फाई करता है, तो ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। आपको याद रखना है, एंटी एरोमेटिक्स आर हाईली अनस्टेबल इन नेचर, एंटी एरोमेटिक्स आर हाईली अनस्टेबल इन नेचर। ओके ओके, ये हो गया आपका explanation. So unstable compound, you cannot form an unstable compound from a stable compound. This is actually energetically impossible, physically or according to physics you cannot make a unstable compound from a stable one. So आपका क्या होता है, टोटामरिज्म के बाद एक कंपाउंड जो है एंटी एरोमेटिक हो जाता है, उसके लिए उसका जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाता है। तो इसीलिए आपका ये कंपाउंड का आपका इक्विलिब्रियम में आप सिर्फ कीटो फॉर्म को ही पाएंगे, और इनॉल जो है वो 0.1% के करीब उसका प्रोड्यूस होगा। तो कीटो फॉर्म विल बी प्रिवेल इन द इक्विलिब्रियम। सो ये हो गया आपका टोटामरिज्म। एक्चुअली टोटामरिज्म का टॉपिक बहुत लंबा है, अभी मैंने यहाँ पे कुछ समय तो बचाना है किसको, क्योंकि जो उसका बाद का जो है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये है आपका टोटामरिज्म। अभी हम लोग चलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म की तरफ। अब देखिए, पहले कॉन्फॉर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या करते हैं स्टूडेंट लोग, कॉन्फॉर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ के आपका काम कर लेते हैं, तो ये लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं कुछ कुछ टाइम पे। अभी देखिए कॉन्फॉर्मेशन क्या है। कॉन्फॉर्मेशन है, अभी मान के चलिए ये कार्बन है, मान के चलिए दूसरा वाला कार्बन है, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक Br है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक डॉयटेरियम है, यहाँ पे एक ट्रिटियम है। आप क्या करेंगे, आप एक काम कीजिए, ये जो लेफ्ट का जो मैंने मार्क कर लिया है, ये कार्बन को मैं फिक्स्ड रख देता हूँ, फिक्स्ड, ठीक है। और ये कार्बन को जो है इसको पकड़ के मैंने यहाँ पे 180 डिग्री रोटेट किया, 180 डिग्री। तो अभी रोटेशन करने के बाद क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स्ड था। तो यहाँ पे एक Br हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे एक डॉयटेरियम हो गया, यहाँ पे हो गया आपका एक कार्बन है। अभी क्या है, 180 डिग्री रोटेशन करने के बाद क्या होगा, एक क्लोरीन जो है यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये ट्रिटियम जो है यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे चला जाएगा। तो ये है आपका कॉन्फॉर्मेशन। If you can change the structure of the molecule in the space without breaking any kind of a bond is known as a conformation. मैं फिर से बताता हूँ, if you can change the structure or the orientation of the molecule in the space without breaking any bond, then it is known as conformation. मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करके आप इसको स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका कॉन्फॉर्मेशन। अभी कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, अभी देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये है 2 ब्यूटीन का, ओके, और ब्यूट टू इन बोल सकते हैं इसको। तो 2 ब्यूटीन में क्या होता है, यहाँ पे 2 एक्सिस है, यहाँ पे एक्सिस कौन सा है, 2 एक्सिस है। अभी क्या करेंगे आप, इसको फिक्स्ड रख के आप इसको मूव करेंगे तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, सो वन बॉन्ड विल बी ब्रोकन। सो इफ वी हैव टू change the structure, change the orientation by rotation, okay, by rotation we have to break a bond, that is, it is known as configuration. So if you can
if you have to change the structure of a molecule in the space, if you have to break a bond, then it is known as configuration. So स्टीरियोआइसोमरिज्म कॉन्फिगरेशनल आइसोमर का भी हो सकता है, कॉन्फर्मेशनल आइसोमर का भी हो सकता है। अभी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो कॉन्फर्मेशन कॉन्फिगरेशन समझ में आ गया मुझे लगता है। तो उसके बाद देखते हैं, अभी देखते हैं हम लोग सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। ये सिंपल है, सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म। अभी क्या करेंगे, एक एक अच्छा वाला एग्जांपल देखेंगे। देखिए यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इसका नाम हो गया सिस 2 ब्यूटीन। सिस का क्या है, ये जो आपका टू सिमिलर ग्रुप्स है, if two similar groups are at the same side of the double bond, then it is known as cis. ओके, अब ये आपका ट्रांस का देख लीजिए, CH3, इसका CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हो गया आपका ट्रांस। ट्रांस का क्या है, टू बल्की ग्रुप्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दैट्स व्हाई दिस इज योर ट्रांस आइसोमर्स। सो सिस और ट्रांस में स्टेबिलिटी का क्या फर्क है, अभी यहाँ पे देखिए, ट्रांस जो है दिस इज हाईली स्टेबल देन सिस। क्यों है, अब देखिए यहाँ पे दो बाल्की ग्रुप है, समझ लीजिए एक बास का सीट है। अभी यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे दो बाल्की लोगों को बिठा देंगे, तो ये लोग शांति से नहीं बैठ सकते। तो ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को यहाँ पे रिपील करेंगे। अभी क्या होता है, ये जो टू बाल्की ग्रुप्स है, टू CH3 ग्रुप्स आर एट द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, so they will repel each other, this is known as steric repulsion, they will repel each other। अब रिपील करने से क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, PE इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टेबिलिटी इज लेस। अभी इसमें क्या होता है, अभी देखिए यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे एक CH3 है, ये जो दो CH3 ग्रुप है, ये फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है, सो नो रिपल्शन, सो स्टेबिलिटी इज हाई। ओके, उसके बाद देखते हैं, तो सिस एंड ट्रांस में ट्रांस हो गया आपका ज्यादा स्टेबल हो गया। अभी एक दूसरा टाइप का आइसोमरिज्म देखते हैं, एंडो एक्सो देखते हैं, एंडो एक्सो। और सिस ट्रांस का एक दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं, सिस ट्रांस का देख लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर देखिए तो आप, इन दोनों में आप देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको, ये जो दो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये लोग डिफरेंट वेज में है, डिफरेंट वेज। ये दो है, ये सेम है, सेम वेज में है, सेम हो गया इसीलिए सिस हो गया, यहाँ पे डिफरेंट वेज में है इसलिए ट्रांस हो गया। तो ये है आपका सिस ट्रांस का एक दूसरा एग्जांपल। अभी देखते हैं एंडो एक्सो का एग्जांपल देखते हैं एक। ये शायद थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। इसको क्या करेंगे, उसको एक दूसरा वाला एग्जांपल लेते हैं। ये आपका हो गया आपका
एक्सो, ये हो गया आपका एंडो। तो ये क्या है, इस एग्जांपल से अच्छा नहीं लग रहा है आपको, एक थोड़ा सा सिंप्लीफाइड एग्जांपल देख के बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो सीएल है यहाँ पे आउट ऑफ द केविटी है, आउट ऑफ द केविटी। अब देखिए केविटी कौन सा है, ये जो जगह है, ये जो है इसको, इसका केविटी बोलते हैं, इसका बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, बाइसाइक्लिक। ओके, इट इज आउट ऑफ द केविटी। ओके, अभी इसका दूसरा वाला फॉर्म यहाँ पे मैं दूसरा कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ अभी। ये देखिए, ये जो सीएल है, ये जो सीएल है, ये इनसाइड ऑफ द केविटी है, इनसाइड ऑफ द cavity. This is endo and that is exo. So inside of the cavity हो गया तो हो गया आपका endo, outside of the cavity हो गया तो हो गया आपका exo। ये है आपका एंडो एक्सो आइसोमरिज्म। अभी देखते हैं आपका दूसरा टॉपिक, उसके बाद का टॉपिक देखते हैं एस सिस एस ट्रांस। अभी क्या है, एस सिस किसको बुलाते हैं, एस सिस, एन बुलाते हैं एस ट्रांस। अभी देखिए कौन सा है एस ट्रांस, देख के आप ये पता चल जाएगा आपको, ये जो डबल बॉन्ड दो है, ये डबल बॉन्ड देखिए एस के जैसा लग रहा है, तो एस का जैसा लग रहा है डबल बॉन्ड, जो तो डबल बॉन्ड है वो एक सिंगल बॉन्ड के ऊपर ट्रांस कंडीशन में है। ये बहुत उम्दा एग्जांपल आपको, ये जो है, ये जो डबल बॉन्ड दो है, ये दो डबल बॉन्ड एस सिस कंडीशन में है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड के अगेंस्ट में दो डबल बॉन्ड एक ही तरफ है, इसीलिए बोलते हैं इसको एस सिस। ओके, तो स्ट्रक्चर जो हो गया, तो ये हो गया आपका एस सिस और ये हो गया आपका एस ट्रांस। अभी एस सिस कंपाउंड जो है वो डिफरेंट टाइप के रिएक्शन में टेक पार्ट करता है एस सिस। अभी देखेंगे एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसका नाम है बेंजाइन। अभी देखिए क्या होता है, ये बॉन्ड जाके यहाँ पे गया, यहाँ पे अटक किया, कार्बन का बैलेंस ठीक रखने के लिए बॉन्ड को यहाँ पे मोबिलाइज किया, यहाँ पे चला गया, ऐड हुआ, तो इसको डायल्सलर रिएक्शन बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर जो निकल के आएगा आपका, स्ट्रक्चर देखिए आप, इसको बोलते हैं 4+2 साइक्लोएडिशन, जिसको बोलते हैं आपका डायल्स एल्डर रिएक्शन। तो ये हो गया आपका डायल्स-एल्डर रिएक्शन। ओके, एसिस कंडीशन में कौन सा है, ये है आपका एसिस कंडीशन में, और इसको बोलते हैं आपका एस ट्रांस कंडीशन। ये इट विल नॉट अंडरगो डायल्स-एल्डर। ओके, तो ये हो गया आपका एसिस और एस ट्रांस का एग्जांपल। अभी देख रहे हैं कि आप एक का आपका इजेड का एग्जांपल देखेंगे, अच्छा वाला इजेड। तो इजेड क्यों आता है, देखिए इसमें, देखिए आप, अभी इसमें सिमिलर ग्रुप निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी क्या करेंगे आप, इसको, इसका जो इसका जो एटॉमिक मास है उसके अगेंस्ट इसको आपका प्रायोरिटी निकलना पड़ेगा, सीआईपी रूल। सीआईपी रूल क्या है, चेन इनगोल्ड प्रिलॉग्स रूल। ओके, these three scientists determine the golden rule of stereochemistry, golden rule। ओके, क्या होता है इसमें, देखिए कोई बात नहीं है ऐसा। तो इसमें देखिए ये दोनों जो यहाँ पे एलिमेंट है, इसमें किसका एटॉमिक मास ज्यादा है, इसमें हो गया 127, इसका कितना हो गया 18 हो गया, तो किसका है ज्यादा, इसका, आयोडीन का जो है इसका एटॉमिक वेट ज्यादा है, तो इसको मैंने ए ग्रुप लिख दिया, इसको बी लिख दिया। ओके, अभी इसको देखिए, यहाँ पे ब्रोमीन का जो है इसको ए लिख लिया, इसको बी लिख लिया, क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक मास है 80, इसका है 35.5। ओके, अभी देखिए, if two A's
to most priority. A means what? Most priority. If two most priority groups are at the same side, then it is called, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये दो जो है वो एक ही साइड में है, इज नोन एज Z. ओके, और इसको मैं डिफरेंट तरह से निकाल के लिखता हूँ, दूसरे तरह से देखिए. अभी Z क्यों हुआ, इसका जो ये है इसका हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये दोनों में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसमें दोनों में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है इसका हाईएस्ट प्रायोरिटी, दोनों एक ही तरफ से है इसलिए इसको Z बुलाते हैं. उसके बाद देखिए C डबल बॉन्ड C, इसका देखिए ब्रोमीन यहाँ पे आयोडीन हो गया, यहाँ पे आपका फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे आपका क्लोरीन हो गया. इन दोनों में जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी इसका है A, इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी इसका है A. टू मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स आर फार अपार्ट, इसीलिए इसका नाम हो गया आपका E. तो ये हो गया आपका EZ. तो EZ में एक्चुअली क्या है, आपको एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल की जरूरत है, तो वो मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल. जरा देखिए यहाँ पे. अभी आपको बताया गया है इन तीनों का, तीनों जो डबल बॉन्ड है सबका इजेड निकालने के लिए तो एक सीआईपी अप्लाई करेंगे. अभी देखिए यहाँ पे कनेक्टिंग एटम को देखना है आपको. यहाँ पे कनेक्टिंग एटम है कार्बन, जरा अच्छे से याद रखिएगा. यहाँ पे जो कनेक्टिंग एटम है ये है आपका कार्बन, यहाँ पे कनेक्टिंग एटम है हाइड्रोजन. कार्बन का एटॉमिक मास ज्यादा है इसीलिए इसको ए लिख लिया. अभी देखिए इन दोनों में देखिए ये जो है इसका हाइड्रोजन हो गया, इसका क्या हो गया, कार्बन हो गया. तो इन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सा है, इसका है हाईएस्ट प्रायोरिटी ए. तो दोनों ए डिफरेंट तरफ हो गया, इसके लिए इसका नाम हो गया आपका ई. समझ में आया ना. यहाँ पे उसका ए ही क्यों हुआ, कनेक्टिंग एटम जो है वो कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है. तो ए का यहाँ पे ज्यादा एटॉमिक मास है तो इसका हाईएस्ट प्रायोरिटी हो गया ए, इसका हो गया बी. तो इसमें देखिए एक कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, इसका ए हो गया, दोनों ए दूसरी तरफ है इसलिए उसका नाम हो गया ई. अभी क्या है, अभी इन इसका लिए निकलना पड़ेगा. यहाँ पे भी इसका है बी, ये है ए. प्रॉब्लम जो आएगा यहाँ पे आएगा. अभी देखिए क्या होता है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे है कार्बन, इसका इस कार्बन के साथ देख रहा हूँ, डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूँ. इस कार्बन के लिए देख रहा हूँ. अभी देखिए यहाँ पे कार्बन कनेक्टिंग एटम, यहाँ पे कार्बन कनेक्टिंग एटम. अभी देखिए यहाँ पे कौन सा है, हाइड्रोजन है, इसके साथ में कौन सा है, हाइड्रोजन है, इसमें साथ में क्या है, कार्बन है. तो इसका हाईएस्ट प्रायोरिटी हो गया. तो ए हो गया ए, ये निकल के आया बी. तो अभी देखिए क्या हुआ, दो ए एक ही साइड में है इसलिए जेड. ठीक है. इसी तरह से यहाँ पे ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, इसमें हो गया ए, ये हो गया बी, दोनों ए एक ही साइड में है उसको है जेड. तो नोमेनक्लेचर क्या हो गया, ई हो गया, जेड हो गया और जेड हो गया. ये हो गया आपका ई जेड का एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल. ये करके जाएंगे तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है. ओके, उसके बाद हम लोग चलेंगे आपके स्टीरियो आइसोमरिज्म में. ओके. ओके. तो अभी आपको हम लोगों को देखना पड़ेगा बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी. ओके. ठीक है. बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी. ओके. तो इसमें क्या है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया. इसमें क्या है, बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी में क्या है, uh, 1902 में वेंटॉफ एंड लावेल ने एक
ओके, वेंटॉफ एंड लावेल जो दो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या बोला था, एनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल शुड बी 109 डिग्री 28 मिनट। इसमें क्या है, तो क्या हुआ इसके लिए, देखिए यहाँ पे मैंने सोचिए एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया साइक्लोप्रोपेन का, अच्छे से देखिएगा, बुक्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे देखने से हो जाएगा। ये साइक्लोब्यूटेन, ये है साइक्लोपेंटेन, इसमें साइक्लोपेंटेन सीपी, साइक्लोब्यूटेन सीबी। ओके, तो क्या है, अभी देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो है 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो है 90 डिग्री, इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो है 107 डिग्री। अभी जो रूल है बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी का, हायर द डिविएशन, हायर द डेविएशन, हायर इज द अनस्टेबिलिटी, हायर इज द इंस्टेबिलिटी, और अनस्टेबिलिटी एक ही, अनस्टेबिलिटी। ओके, एक ही बात है। अब देखिए क्या है, नॉर्मल बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ पे बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री, तो डिविएशन कितना हो गया आपका 9, यहाँ पे हो गया आपका 4, 49 डिग्री 28 मिनट का डिविएशन हो गया है, 49 डिग्री मान के चलते हैं, तो यहाँ पे डिविएशन है 49 डिग्री। अब इसमें देखिए डिविएशन कितना है 19 डिग्री, 109 से इसका सब्सट्रैक्शन कर दीजिए, यहाँ पे है 2 डिग्री का डिविएशन। सो दिस रूल अप्लाइज हियर, higher the deviation, higher is the instability. So this one is most unstable, this one is highly stable. So this is the stable conformation, sorry, stable structure. So cyclopentane is more stable than cyclobutane and cyclopropane. So this is the fact. So this can be, इसको आपका एक्सप्लेन कर कैसे कर सकते हैं, बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी के वजह से, क्योंकि इसका जो आपका डिविएशन है वो 2 डिग्री का डिविएशन है, यहाँ पे डिविएशन जो है 19 डिग्री का डिविएशन है, यहाँ पे जो डिविएशन है 49 डिग्री का डिविएशन है। सो हायर द डिविएशन हायर इज द एंगल स्ट्रेन। ये हो गया आपका। अभी देखिए एक इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं, थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं इसको। अभी देखिए इसमें आप साइक्लोपेंटेन लेंगे और साइक्लोहेक्सेन लेंगे तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री के आसपास है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे 107 डिग्री है। यहाँ पे जो एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल है वो है आपका 109 डिग्री 28 मिनट, बिकॉज साइक्लोहेक्सेन नेवर exhibit planar form, it shows chair form, chair form, you should be very careful in this। ओके, चेयर फॉर्म कैसे लिखते हैं इसका, ये इसका चेयर फॉर्म। ओके, इट कैन ऑल्सो शो, it can also show boat form, twist boat form, half chair form, etc। सो इसका क्या है, ये जो चेयर का जो है क्या है देखते हैं हम लोग। ये है आपका एक्सियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल, एक्सियल, इसको आपका एक्सियल, ये हो गया आपका इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। साइक्लोहेक्सेन shows bond angle of 109 degree 28 minute and it is free from
टॉर्शनल टॉर्शनल स्ट्रेन इसमें क्या है, इक्वेटोरियल में नो रिपल्शन, सो दिस इज द स्टेबल फॉर्म, इट इज चेयर फॉर्म, चेयर। तो बोट आपको ड्रॉ करना है तो इसको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ये आपका बोट कॉन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो ये दो हाइड्रोजन है इसमें फ्लैग पोल रिपल्शन होता है, तो ये है आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म, चेयर फॉर्म, फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन। सो साइक्लोहेक्सेन जो है वो साइक्लोप्रोपेन से, साइक्लोब्यूटेन से, साइक्लोपेंटेन से भी ज्यादा स्टेबल है। तो ये आपका हो गया चेयर एंड बोट कॉन्फॉर्मेशन। इसका ट्विस्ट बोट भी है, वो बाद में देखेंगे। तो उसका नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। ऑप्टिकल एक्टिविटी ये क्या है, ये है, सब समझ लीजिए, एक यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है, लाइट का सोर्स है, एक बल्ब हो गया, यहाँ से एक लाइट निकल के आ रहा है, यहाँ पे एक प्रिज्म है, यहाँ से लाइट निकल के आ रहा है, यहाँ पे एक कंटेनर ले लीजिए आप। ये जो कंटेनर ले लेंगे ये इज नॉट मेड ऑफ ग्लास, नॉट मेड ऑफ ग्लास। इसको कैसे बनाते हैं, क्वार्ट्ज से बनाते हैं, क्वार्ट्ज। बिकॉज क्यों क्यों बनाते हैं ये भी जानना चाहिए ये तो साइंस है, तो साइंस में तो आपका एक्सप्लेनेशन चाहिए चाहिए। ग्लास कैन एब्जॉर्ब, ग्लास कैन एब्जॉर्ब नियर यूवी एंड फार यूवी लाइट्स। सो अब लाइट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसमें आपका एब्जॉर्बिंग मटेरियल लेंगे तो अच्छा नहीं होगा ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लास नहीं लेके क्वार्ट्ज से निकल क्वार्ट्ज लेते हैं। तो क्या है, ये बल्ब है, इसमें से एक लाइट निकल के आ रहा है, ये आपका पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। तो इसमें ऐसे निकल के आ रहा है एक मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके, अभी क्या है, इसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म। तो अभी क्या है, इसमें एक एक्वा सॉल्यूशन ले लेते हैं, ग्लूकोज का C6H12O6 ले लेते हैं। अभी क्या है, इसमें से लाइट निकल के आएगा तो देखेंगे आप यहाँ पे ये रोटेट हो गया, रोटेट्स, लाइट rotates. So the compounds which are optically active can rotate the plane polarized light, okay, or monochromatic light to the clockwise or anti clockwise direction. ये हो गया आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी का डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है आपका the compounds that can rotate the plane polarized light in the aqueous solution are known as optically active compounds. अभी लाइट को आप दोनों तरीके से रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में करेंगे तो नाम हो जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटोरी, उसका नाम हो गया लीवो रोटेटोरी, डेक्स्ट्रो रोटेटोरी। ओके, दो नाम हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटोरी, लीवो रोटेटोरी। सो क्लॉकवाइज में रोटेशन करेंगे उसका हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटोरी, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन करेंगे उसका हो गया आपका लीवो रोटेटोरी। तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्राइटेरिया है, एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, एन ऑप्टिकली एक्टिव compound must not have any kind of symmetry.
जैसे आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, जैसे आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, जैसे आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया, ये आपको देखना पड़ेगा। और भी है, रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, इसको देखिए तो हो जाएगा आपका रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ओके, एक एक एग्जांपल लेते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो गया, आप देखिए ये जो मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ COOH, COOH, OH, यहाँ पे है आपका OH, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका H है, इसका नाम है टार्टरिक एसिड। ये आपका मेसो फॉर्म है, ये मेसो है वो बाद में देखेंगे, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जनरली अभी आप एक डेफिनेशन चाहिए होगा, कायरल कार्बन, एक्चुअली कायरल कार्बन है, कुछ लोग इसको चिराल भी बुलाते हैं, लेकिन एक्चुअली में कायरल कार्बन है। ओके, सो कायरल कार्बन, ए कार्बन एटम which is attached with four different groups or atoms are known as chiral carbon। ओके, अभी यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, ये डिफरेंट एक ग्रुप है, ये एक डिफरेंट ग्रुप है, ये एक डिफरेंट ग्रुप है, और ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये भी डिफरेंट है। तो ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन हो गया। अभी देखिए एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ, ClBr हाइड्रोजन, और यहाँ पे समझ लीजिए आप आयोडीन है। तो एक ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप, एक आपका कायरल कार्बन हो गया, कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन। अभी यहाँ पे देखिए, ये कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन हो गया ना, अभी Cl हो गया, Br हो गया, अभी ये आपका हो जाएगा नॉन कायरल और एकायरल। एकायरल, एकायरल क्यों, यहाँ पे देखिए दो सिमिलर ग्रुप है, तो ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, बट देखिए यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आप यहाँ से एक मिरर प्लेन यहाँ पे निकालेंगे ना, मिरर प्लेन, ये मॉलिक्यूल को आप दो भाग में आराम से इजीली इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। So if a symmetry plane is it is a virtual plane, actually it's a, if a virtual plane that is that exists, which can divide the molecule into two symmetrical parts, is known as a plane of symmetry। तो ये जो compound है इसमें दो कायरल कार्बन है, मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, द मॉलिक्यूल दो हैव two chiral centers, it is optically inactive due to the presence of a plane of symmetry। ओके, क्या बात बोला, बात यहाँ पे है, मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री होगा, कोई भी सिमेट्री होगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, ना उसका दूसरा, एक दूसरा सिमेट्री देखते हैं, वो है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अभी देखिए ये जो मॉलिक्यूल है इसमें आप यहाँ से एक एक्सिस निकाल के लीजिए। ओके, ऑक्सीजन की तरफ एक एक्सिस निकल के आया। अभी क्या है, इस एक्सिस के थ्रू मैं इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री में रोटेट करता हूँ। ये हाइड्रोजन पोजीशन चेंज करके यहाँ पे चला जाएगा, ये हाइड्रोजन पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आ जाएगा, तो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा वो H2O पहले जैसा ही होगा। ठीक है ना,
तो ये जो कंपाउंड है H2O ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि क्या है, इसमें एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका डेफिनेशन क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट, अब अच्छे से समझ लीजिए, इंग्लिश में लिख रहा हूं, इफ देयर इज ए वर्चुअल एक्सिस through which if a rotation is done, the initial and if the initial and final compounds are indistinguishable, then known as axis of symmetry। तो यही आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए यहाँ पे रोटेशन करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है इसका इनिशियल एंड फाइनल सेम हो गया, तो इसको बोलते हैं आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसमें एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मींस ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका मैं बहुत सारा एग्जांपल दिखा सकता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया अभी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये जो BF3 का जो स्ट्रक्चर है, सो यहाँ पे क्या होता है, अभी ये BF3 जो है ये तो sp2 में है। अभी एक एक्सिस यहाँ पे निकालिए परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। अभी देखेंगे परपेंडिकुलर टू द बोर्ड मींस ये एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। अभी इसको हम रोटेट करेंगे, इसका एंगल क्या है 120 डिग्री। अभी इसको रोटेट कर दीजिए 120 डिग्री। ये जो फ्लोरीन है यहाँ पे आ जाएगा, ये फ्लोरीन यहाँ पे चला जाएगा। सो इसमें भी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, इसको ज़्यादा पहले उसके अगले दिन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे C3 क्या है, C2 क्या है, C1 क्या है, C4 क्या है, आइडेंटिटी क्या है, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस किसको बुलाते हैं, S1, S2, S3, S4 एटसेट्रा के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग कितना कवर किया, अभी आज हम लोगों ने जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी को कवर कर लिया। उसके पहले टोटामरिज्म और मेटामरिज्म को कवर कर लिया। पार्ट टू में शायद कल भी अपलोड कर सकता हूँ, इसके बाद के दिन भी आप अपलोड कर सकता हूँ। तो आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो पार्ट 2 जरूर देखिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।